गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो फिजिक्स का पेपर बहुत करीब आ गया है। सीबीएसई बोर्ड 042 और बच्चे बहुत डरे हुए। सबसे पहला पेपर सीबीएसई ने मेन सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स का रख दिया, और ये अच्छी बात भी है कि आप लोग एक ही बार में पेपर देके टेंशन फ्री हो जाएंगे। और बिफोर द एग्जाम हमें बहुत सारे टिप्स चाहिए होते हैं एक्सपीरियंस लोगों से, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो बहुत कम टाइम में हमें बहुत ज्यादा चीजें सिखा देते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं अपनी लाइफ में। तो आज इसी के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद सऊद सर, कि जो पीजीटी फिजिक्स हैं और पिछले 7 8 या शायद 10 साल से सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, और बोर्ड इवेल्युएशन पे भी जाते हैं। तो सर आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है पेपर, क्या नहीं करना है और क्या करना है। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो रहा है। तो सर, हम वेलकम करते हैं आपका। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए जो आपने रखा है, जो कि मेरे मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो बच्चे डरे हुए हैं उनको भी हेल्प करेगा ये, और उनके जो डर है उनका वो निकालेगा बाहर। क्योंकि जिस सब्जेक्ट को अक्सरियत ने हब्बा बना के रखा है कि पता नहीं क्या ही मुश्किल सब्जेक्ट है, वैसा कुछ नहीं है बच्चों। ये जो है हमारे एक मन का वहम बन चुका है कि फिजिक्स फिजिक्स, अरे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, बाकी जैसे दूसरे सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, मैथ्स है, वैसे फिजिक्स भी है। बस नहीं पढ़ने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ऐसा तो सारे सब्जेक्ट के लिए ही हाँ, है कि जो जो है सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे सर वो वो हमारे सब्जेक्ट लिए आपके हार्ड लिए है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, और जो हमें आता है वो हमारे वो लिए इजी आपके है। लिए आसान है। और ये आना नहीं आना डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं। बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी है ये। अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ को तो वो आपको समझ आने लगती है, और अगर आप किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रहे हैं तो वो आपको समझ नहीं आती है। सही। तो सर, ये बताइए कि अभी आज हम जिस टाइम पे शूटिंग कर रहे हैं, आज 10 फरवरी है, और आई थिंक बस 10 दिन का ही गैप रह गया, 9 दिन का, नौ क्योंकि दिन 10वें दिन तो एग्जाम ही है। जी। तो ये 9 दिन बच्चे ऐसा क्या करें कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जैसे ये लग रहा है कि भाई मैं शायद शायद पासिंग मार्क्स भी सिक्योर ना कर पाऊं, तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले तो वही करना है, टॉपर तो पढ़ ही लेंगे। हाँ सर, ये हमारे खास बच्चे हैं, खास स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने किसी भी रीजन की वजह से एग्जाम पढ़ाई देर से स्टार्ट करी है। तो पढ़ाई देर से स्टार्ट करी, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन अभी क्या करें, मेन क्वेश्चन ये है जी। कि अभी वो किस तरह से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और अभी भी उम्मीद है बच्चों, अभी भी 9 दिन बचे हुए हैं आपके पास, तो अभी भी उम्मीद है कि आप पास हो सकते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम्स में पास होने के लिए आपको बहुत ज्यादा मार्क्स तो चाहिए नहीं। 70 में से सिर्फ 23 नंबर लाने हैं आपको, सिक्योर करने हैं। तो उन 23 मार्क्स का एक छोटा सा मैं टेक्निक बता दूं कि किस तरह से 23 मार्क्स लेकर आए जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है। उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ लीजिए, जैसे कि कुछ थियोरिटिकल चीजें होती हैं, डेरिवेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, जो हर साल अगर आप थोड़ा एनालाइज फॉर्मूला करेंगे, अगर पिछले 4 5 साल के पेपर एनालाइज करेंगे बोर्ड के, तो उससे आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वहां पर एक पीडीएफ बना के रखी हुई भी है, पीडीएफ है, वीडियोज भी बना के रखी हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये मान के चलिए कि कम से कम 15 से 20 मार्क का हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 18 या 20 नंबर का भी कर दिया थ्योरी वाला पोर्शन, जिसकी हम आपसे उम्मीद करते हैं, तो बचे 3 मार्क्स। अब उम्मीद है 16 और 8 24, 24 नंबर के एमसीक्यू रखे होते हैं एग्जाम में, जिसमें 16 हमारे सेक्शन ए से हैं, और 8 जो है वो हमारे केस स्टडी के एमसीक्यूज होते हैं। तो उन उम्मीद करें कि 24 में से तो कुछ कर ही लेंगे ना, 24 में से 2 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तो खींच लेंगे। सही है, सबके अगर अगर उन्होंने ए भी लगा दिए तो इतने तो सही हो ही जाएंगे। हाँ, ए या कोई भी ए एक बी बी भी एक या सी, ऑप्शन लगा दिया। तो उसमें भी बच्चों को हेल्प हो सकती है बहुत ज्यादा। तो मैं यही कहूंगा कि कोशिश ये करें कि पिछले साल के पेपर को एनालाइज करें, और उनको एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करें, और उन क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कर लें, उनको तैयार कर लें। तो यही मेरा जो है बच्चों के लिए मैसेज है। और दूसरे वो बच्चे हमारे जो कि अच्छे से सर, पढ़ इसमें रहे एक हैं। क्वेश्चन है कि अगर बच्चे तैयार करना चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो कौन से ईयर से शुरू करें? वो ईयर 2021 से स्टार्ट करें, उस साइड से इस साइड आए, या 25 लास्ट ईयर से फिर पीछे जाते हैं? क्या अच्छा, बेस्ट रहेगा? अच्छा, तो इसके लिए मैं बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कम टाइम है,
आप एक दो ही पेपर कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप 24 और 25 कर लीजिए। अगर 2 दिन ही आपके पास, तो एक एक दिन में ये पेपर करिए 3 3 घंटे का। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारे ही पेपर करिए, 21, 22, 23, 24 और 25 सारे ही। तो इसमें ऐसा सीक्वेंस का तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप चाहे 25 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप 21 से स्टार्ट करें। तो अगर 25 से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि मतलब सीबीएसई के माइंड में चल क्या रहा है, बोर्ड के माइंड में किस तरह के क्वेश्चंस डाल रहे हैं। तो आपको एक बड़ा ही नयापन दिखेगा पेपर में। अगर आप कोविड से पहले वाले पेपर देखें और बाद वाले पेपर देखें, तो उसके पैटर्न में बड़ा फर्क है, उसके डिफिकल्टी लेवल में बहुत फर्क है। जी। तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब सर बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स के बारे में जो हमारे अबव एवरेज स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पेपर पढ़ लिए हैं, थोड़े बहुत पेपर देख लिए हैं, गो थ्रू हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, और सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब स्कूल उन्होंने रेगुलर अटेंड किया है और सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं, और एक पासिंग मार्क्स से ज्यादा एक अबव एवरेज मार्क्स, वो 50 मार्क्स आउट ऑफ 70 प्री बोर्ड में भी गेन कर चुके हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन है आपकी साइड से? जो बच्चे हमारे अबव एवरेज हैं और जो 60 70 या 80% स्कोर कर रहे हैं अपने जी। प्री बोर्ड एग्जाम्स में कर चुके हैं, और जिनका अच्छा जा रहा है, तो उनके लिए तो यह है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ ही लिया है वैसे तो। फिर भी उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस मेरी यह है कि आप लोग के पास 10 दिन है अगर, तो उस 10 दिन को डिवाइड करिए आप। रोज के एक 3 घंटे निकाल करके सेम इनको भी ये करना है कि 2001 से लेके 2025 तक के सारे पेपर सॉल्व करें बैठ करके, वो भी वन गो में। ये नहीं है कि मतलब अभी बैठ गए फिर छोड़ दिया। और दूसरी चीज, जब 5 दिन वो बचेंगे, तो उसमें जो हमारे 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई निकालती है, या और भी कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े जी। पब्लिकेशन है, उनके सैंपल पेपर आप सॉल्व करें। तो इस तरह से 10 दिन में या 9 दिन में 9 सैंपल पेपर आपके और बोर्ड पेपर सॉल्व हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे, हेल्पफुल होंगे। एक आपको आइडिया भी मिल जाएगा, एक आपकी प्रैक्टिस रिहर्सल बोल सकते हैं, वो भी हो जाएगी साथ साथ। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप इसको ऐसे जरूर करें। आप जो भी हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर है उनको ट्राई जरूर करें, वो आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होंगे। वेरी वेल सर। अब हम सर वापस आते हैं, अभी हम इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहे हैं, हम वापस नीचे उतर के आ रहे हैं उसी लेवल पर, और थोड़ा सा और उतरेंगे कि फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट्स आर देयर कि जिनको पेपर में शायद अभी ये भी नहीं पता है कि कितनी यूनिट्स हैं, और हम पेपर अटेम्प्ट करने भी आ गए। तो अब हम बढ़ रहे हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसमें हर तरह का स्टूडेंट है जो बैठेगा, तो चाहे उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो पेपर अटेम्प्ट तो करने जरूर जाएगा। अब एक स्टूडेंट ऐसा है कि मान लीजिए आपने मुझे बताया कि 16 + 8 24 एमसीक्यूज तो आ रहे हैं, उसमें उस 24 में से हम बहुत ही ज्यादा, मतलब बिल्कुल मिनिमम वाली कंडीशन पर आ जाए कि एक एमसीक्यू आता है। अब उसके बाद क्या करना चाहिए उसको? उसको पेपर में कुछ भी नहीं आता, तो क्या वो पेपर खाली छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ा है, क्या करे वो उस सिचुएशन में? उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, एक तो आपने सवाल ये पूछा कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें, और दूसरा आपने पूछा जो बच्चे हमारे थोड़े से जो पढ़ाई नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, उनको क्या करना है। कोई तो इमरजेंसी हो गई पहले जिस वजह पहले से। मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन, स्पेशली फिजिक्स का जब पेपर आपके सामने है, तो अक्सर ये देखा गया है कि एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। तो हमेशा बच्चों को चाहिए कि पेपर या तो 5 मार्क्स से स्टार्ट करें या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, एमसीक्यू छोड़ दीजिए बात के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि एमसीक्यूज करने में 1 घंटा निकल जाए, बाकी 2 घंटे में पूरा पेपर करना पड़ेगा। तो मेरा सलाह मशवरा यही है कि पहले वो क्वेश्चन करें जिन जो अच्छे से आते हैं और जो जल्दी हो जाएंगे, तो एमसीक्यूज को आखिर के लिए छोड़ दें। ठीक है, और पहले ये बड़े बड़े क्वेश्चन निपटा लीजिए। तो एक तो बात ये होगी कि पेपर कैसे सॉल्व करें, एमसीक्यूज आखिर के लिए रखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए पेपर छूटेगा भी तो 1 2 मार्क के एमसीक्यू, अगर मान लीजिए टाइम कम भी है, तो एमसीक्यूज में आप तुक्के लगा सकते हैं, ABCD कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बड़े क्वेश्चन पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आके टाइम खत्म हुआ, तो आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस हो जाएंगे वहां पे बिल्कुल जाकर। अब जो बच्चा क्या था आपका दूसरा तो सवाल कि। दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो बच्चे को जैसे जब क्वेश्चन आते ही नहीं, तो फिर वो हम्म, क्या करे? उन्हें ब्लैंक छोड़ा है या अटेम्प्ट भी ना करे, क्या करे वो? देखिए, एमसीक्यूज में तो यह है कि उसको तुक्का लगाना है, अटेम्प्ट करना ही है। और उसके बारे में एक बहुत फेमस सी लाइन चलती है कि नहीं आ रहा है तो
CCC लगा दिया जाए। लगा दिया जाए, ठीक या है। यहाँ पर ये भी होता है कि अगर हमें 2 एमसीक्यू आते हैं और उनके आंसर सी हैं, तो फिर रेस्ट एमसीक्यूज के हम बी लगा दें, या जो भी अभी तक हमें आंसर नहीं मिला है, वो हम लगा दें कि कहीं न कहीं से तो हमें जितने हो सके मार्क्स मिल जाएँगे। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बिल्कुल सही। कॉम्पिटिटिव तो एग्ज़ाम मैं में। तो जैसे मान लीजिए अब एमसीक्यू के अलावा अगर हम बात करें, तो मैं यही कहूँगा बच्चों से कि वो कोई भी अगर क्वेश्चंस आ रहा है तो उसमें रिलेवेंट आंसर लिखें, रिलेवेंट फॉर्मूला लिख दें इवन। मान लीजिए आपको पूरा डेरिवेशन नहीं भी आता है, लेकिन डेरिवेशन में का एक फॉर्मूला आता है या कोई न्यूमेरिकल आ गया, उसका कोई फॉर्मूला आता है जो उसमें यूज हो रहा हो, जी, एटलीस्ट ये जी, जी। कंफर्म कर लीजिए आप। क्योंकि अगर आप मार्किंग स्कीम देखेंगे, हम यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे मार्किंग स्कीम की भी, जो हमारे पास है। तो अगर आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो मार्किंग स्कीम के अंदर भी जो है मार्क्स लिखे रहते हैं कि इस फॉर्मूले को आपके हाफ मार्क, इसमें वैल्यूज पुट करने के हाफ मार्क्स, या इस डायग्राम के हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स। तो अगर आप इस तरह से रिलेवेंट आंसर लिख कर आते हैं तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ वहां पर मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। तो निराश होने वाली बात बच्चों वहां पर भी नहीं है, लेकिन एक बार आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा सिलेबस सिलेबस से। से। ये तो गले की हड्डी है, न खाते ना बनेगी, न उगल सकते निकलते हैं, ना बनेगी, ना निगल सकते। उगलते बनेगी। तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे भले से कैसे भी कम हो। पढ़ें ज्यादा पढ़ें, लेकिन पढ़ना ही है। बिल्कुल। अब हम सर आते हैं एक, मतलब इसी वीडियो के हमारा एक नेक्स्ट सेशन है ये छोटा-सा, हम इसमें बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन्स करेंगे आपसे, जो मतलब नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, मगर क्योंकि पहले ही एग्ज़ाम है वो मेन सब्जेक्ट्स में से, उससे पहले फिजिकल एजुकेशन भी है, लेकिन जी। वो सब बच्चे ऑप्ट नहीं करते। साइंस स्ट्रीम में तो पहले फिजिक्स का ही पेपर आ रहा है। तो उसमें छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम आपसे पूछें कि फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि 1 दिन पहले हमारी 19 की रात कैसी होनी चाहिए? 19 फ़ेब की रात हमारी, या 19 का दिन, 19 मतलब 1 दिन पहले बिफोर 24 आवर्स वो शेड्यूल क्या होना चाहिए है उस देखिए, टाइम अब पे? मेरे सजेशन यही है बच्चों से कि जब 19 के दिन अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो अच्छा, पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करें, उसी का रिवीजन करते हुए चलें। ये नहीं जी, कि उस दिन कुछ नया नहीं करना है, कुछ कि खतरो खिलाड़ी नहीं बनना है उस दिन। उस दिन क्या करना है, जितना पढ़ लिया है उससे ही गो थ्रू होते हैं, क्योंकि सिलेबस छोटा नहीं है। 14 हाँ, चैप्टर्स अगर आपने 10, 11, 12 चैप्टर्स पढ़ रखे, तो उन्हीं को बार-बार उनसे गो थ्रू होते रहिए, उनके फॉर्मूलाज पढ़िए, जो डेरिवेशन या जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, उसको एक बार करके देख लीजिए, उसका डर निकाल दीजिए। तो इस तरह से जो है 19 का दिन गुज़ारें आप, और जितने हाँ, आपके पास नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए रखे हैं आपने, जी, उन सब से गो थ्रू होते हुए चलिए। तो पहला तो मेरा एडवाइस यही है कि जो चीज़ है, जो भी आपके पास जो है पूरा आपने 1 साल में मेहनत करके जो भी जमा करा है या आखिरी के दिन में, उन सब से गो थ्रू होते हुए चलिए। एक हर चीज़ जो है जैसे बोलते हैं, हर चीज़ का एक रिव्यू हो जाएगा दोबारा से, जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो सब चीज़ें बेकार निकल होने वाली हैं। जाएँगे। तो ये तो दिन को इस तरह से गुज़ारें, और रात का रात में जो क्या है वो करें? ये है कि मैं कहूँगा कि रात को थोड़ा जल्दी सोएँ, टाइम से सो जाएँ। टाइम से सो जाएँ, और एक अच्छी-सी 5 टू 6 आवर की एक अच्छी-सी साउंड स्लीप लेकर के जाएँ, अच्छी वाली नींद, जिससे कि टेंशन फ्री अगले दिन होके। आपको कोई ऐसा ना हो कि चक्कर आ रहे हैं सुबह को उठ के, सर घूम रहा है, नींद नहीं हुई है तो आँखें क्यों नहीं खुल पा रही, वो वाला इश्यू आपके साथ सुस्त हैं आप, हाँ, नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर दिमाग परेशान या सर दर्द होता है, तो आते हुए क्वेश्चंस भी हम नहीं कर पाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। सही, सही, तो इस तरह की चीज़ आपके साथ ना हो। तो एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा रिवीजन बढ़िया वाला। सही। और कोई टिप सर देना चाहेंगे बच्चों को आप? और सर टिप्स मैं जैसे क्या दूँ? छोटे, अच्छा छोटे-मोटे टिप्स हैं, जैसे एडमिट कार्ड ये लोग अपने उस पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कुछ, क्योंकि आप कॉपी इवैल्यूएशन पे जाते हैं, मैं भी कॉपी इवैल्यूएशन पे जाता हूँ, तो हमने मैनी टाइम देखा होता है कि आपके बच्चों के एडमिट कार्ड पर ये मेंशन है कि यू हैव टू राइट या यू हैव टू यूज ओनली ब्लू पेन, लेकिन मैनी टाइम्स हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने हेडिंग्स वहां पर ब्लैक से लिख दी हैं, और वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है टीचर की तरफ भी कि बच्चे ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है। तो बच्चों को ब्लू ही पेन यूज करने चाहिए। अब वो करेंगे, मजबूरी है क्योंकि इंस्ट्रक्शन है, तो अब बच्चा कैसे उसे हाईलाइट करे, हेडिंग भी है उसमें कुछ, और फिर उसके अंदर नीचे कुछ, जैसे डेफिनेशन लिख रहा है तो उसमें कुछ टर्म्स आ रही हैं जिसे वो हाईलाइट करना चाहता है, तो उसको वो कैसे करे? वो ब्लैक पेन यूज नहीं कर सकता। देखिए, अगर आंसर राइटिंग के बारे में शायद मुझे लग जी, रहा है जी, जी। क्वेश्चन है ये, ज़्यादा करीब उसी से है। बाकी वो तो बच्चा ब्लू पेन और पेन तो लेके जाना ही है उसको तो, और ब्लैक पेन नहीं यूज़ करना ये नहीं भी है। यूज कर। अगर मैं आंसर राइटिंग से रिलेटेड बात करूँ, तो इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा है जो मैं अपने टाइम में भी यूज़ करता था, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा।
कि जब जब हम क्वेश्चन करते थे तो हम ऐसा करते थे कि हर क्वेश्चन को सेपरेट कर देते थे। 15 16 पर आ रहे हैं तो 15 के बाद एक आंसर खत्म होने एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, फिर हाँ 16 स्टार्ट हो रहा है, फिर 17 में फिर एक और लाइन ड्रॉ कर दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। और अंडरलाइन करने की बात है तो आप ब्लू पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर दें, उसे उसमें कोई हाईलाइट ऐसा कर इशू नहीं है। और वैसे भी अगर ये इंग्लिश के पेपर में इस तरह की दें। चीजें ज्यादा दिखाई थे जो लिटरेचर वाले पेपर हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जी, इन सब में इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाएं, ठीक है, और अच्छे से लेबलिंग करें डायग्राम्स की, और अच्छी हैंड राइटिंग में लिख कर गए। जी, प्रेजेंटेशन भी अच्छी प्रेजेंटेशन होनी। आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जल्दीबाजी में पेन इधर से चलाया उधर चलाया, वो चीज जो है कॉपी को खराब बनाती है। सब बच्चे मार्जिन एक साइड तो बोर्ड ने दी हुई होती है, लाइन एक ड्रॉ करी हुई हम्म होती है एक साइड जिधर हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं बच्चे, और हम्म दूसरी साइड भी बच्चे एक स्केल, मैंने कॉपी चेक करी है सर, वो एक एक स्केल से ज्यादा की इस साइड मार्जिन बनाने की जरूरत है क्या स्टूडेंट को? वो कैसा देखिए, इम्पैक्ट जितना रहता है, आपको बोर्ड में कैसा लगता है ऐसी कॉपीज आती है? ऐसे कॉपीज कोई अच्छा इंप्रेशन डालते नहीं है अच्छा कुल इंप्रेशन, मिलाकर के, क्योंकि बोर्ड ने बता दी कि ये मार्जिन है, अब जिसके साइड लिखना है, आप अब तो कोई दूसरी मार्जिन साइड अबव लाइन ड्रॉ के करने कि की वो उस कॉपी रिक्वायरमेंट। को और छोटा करना है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो कोई भी मेरे हिसाब से जो इस तरह की अननेसेसरी चीजें हैं उससे बचा जाए। अच्छा सर, बच्चों को ये लगता है कि जैसे हम लिख के तो ज्यादा आए थे मगर मार्क्स कम आए, इसके बारे में आप क्या ये कहेंगे? इसके लिए एक बहुत फेमस लाइन चलती है हमारे यहाँ, सही है, तो मैं बता दूं जो जी, मैं आपसे बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जी, जी, कि पूरा करना और पूरा सही करने में बड़ा फर्क होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि हम 3 स्टूडेंट्स थे हिंदी के। जी, हिंदी का हमारा पेपर था। जी, अब क्लास में याद नहीं 10 था 11 था, कौन सा पेपर था, कौन सी क्लास थी। तो हम में से एक लड़का 3 शीट भर कर आया, हम्म, दूसरा लड़का 2 शीट भर कर आया, वो दूसरा मैं था, और एक लड़का सिर्फ एक शीट भर कर आया, और तीनों के 60 नंबर। जी, तो ऐसा भी हुआ है। और एक बात मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बच्चे मुझको बोलता है कि सर मैंने जो है सारे मैंने 6 शीट भरी है, हम्म, और मैंने जब देखा तो उसके 6 मार्क्स आए थे। सर हाँ, एक शीट के एक मार्क्स दे दिए उन्होंने, पूरी मुझे लग रहा है चेक ही नहीं करी सर। अच्छा, एक और चीज बच्चों को नहीं पता, बच्चों को लगता है कि जब वो भर आएंगे एंड उसमें लिखाएंगे, कुछ भी लिखाएंगे और वो चेक होकर उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो जरा आप उसके बारे में बताइए कि एक शीट या एक स्टूडेंट की जो आंसर बुक होती है वो कितने लेवल्स से होकर जाती है, वो कितने लोगों के पास होकर देखिए मैं पहुंचती है हाँ मैं समझ फाइनलाइजेशन की गया। तरफ? देखिए इसमें बच्चे थोड़ा क्या करते हैं कि जैसे बच्चे ने पहले पेज पर पहला क्वेश्चन लिखा, जी, फिर 5वें पेज में फिर से वही पहला पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिख दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया, फिर अगले 10वें पेज में फिर से लिख दिया। और तो बच्चों ऐसा करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब कॉपी करेक्शन होता है तो कॉपी करेक्शन के अंदर हर एक क्वेश्चन के मार्क्स फीड होते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का बॉक्स बना हुआ है, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 चेक करा तो 1 के मार्क्स फीड हो गए, जैसे 1 में 1 मार्क आया तो फीड हो गया, 2 में 0 आया तो वो फीड हमने वहां कर दिया। अब जब आप दोबारा से 5वें पेज पर यही क्वेश्चन करेंगे तो फिर से टीचर वापस जाके देखेगा कि मार्क्स कहाँ फीड करने, लेकिन मार्क्स फीड करने की जगह ऑलरेडी जो है फिल्ड मार्क्स हो चुकी है, सही अब वहां जगह ही नहीं है। तो क्या होगा, आपके क्वेश्चन इस तरह से कट हो क्रॉस जाएगा। कर दिए जाएंगे, कट कर दिए जाएंगे, तो इस चीज का कोई भी फायदा नहीं, नहीं होने वाला है। सब एक बच्चों को बच्चे जी, और चीज और ये भी करते हैं समटाइम कि कुछ और लिख कर आ गए अपने हिसाब से, क्वेश्चन था बिल्कुल इररिलेवेंट कुछ पूछा लिखा है। कुछ था और उसकी जगह कुछ और लिख कर आ गए। तो मैं इसमें भी बताना चाहूंगा कि बोर्ड इस चीज को भी इंटरटेन नहीं, नहीं करता है, उस पे वो लिख देते हैं नॉट आस्क्ड, कि ये सवाल पूछा ही नहीं गया, और आपने उसका आंसर कर दिया। और आपने तो आंसर बच्चों कर को दिया। ये लगता है कि बस जल्दी जल्दी कॉपी चेक हो गई। जरा कॉपी बच्चों को ये भी बताइए कि कितने लोग कॉपी को चेक करते हैं, एक एक कॉपी कॉपी कितने कम से कितने कम टीचर्स के पास आती है और कितने लोगों के पास, मतलब मैक्सिमम कितने लोगों के पास आ जाती है वो? कम से कम 4 से 5 लोगों के पास या 6 लोगों के पास पास कॉपी जाती है। जी, जी, ये जी। तो सर अंदर की चीज है तो। हाँ, तो मतलब बच्चों को ये हाँ सेटिस्फाई हो जाए कि जो ये लिखेंगे उससे कम मार्क्स नहीं आ सकते इनके। हाँ, ये बात आपको है कि अगर आप कोई चीज लिख कर आ रहे हैं तो आपको जो मार्क्स आ रहे हैं समझ लीजिए वो जेन्युइन मार्क्स हैं, और उसमें मतलब कोई भी ना तो वो बढ़े हुए हैं ना वो कम है। वो कभी कभी कोई प्रॉब्लम फीडिंग वगैरह में हो गई या कोई इश्यू हुआ तब तो एक अलग चीज है, लेकिन वो हमें साफ नजर आएगा। सर मैं एक इंसिडेंट बताऊं फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया। कि एक बार एक नोएडा की साइड एक स्कूल में ये हुआ था कि हम लोग मार्क्स फीड कर रहे थे वो स्टूडेंट्स, और उस स्टूडेंट के टर्म 1 टर्म 2 का टाइम था सर, 2021 का, जब बोर्ड ने डिवाइड कर दिया था, सेग्रीगेट कर दिया था 2 पार्ट्स में बोर्ड के एग्जाम को। पहला पार्ट में उसने टर्म 1 में लिए थे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए थे, वहां ऑनलाइन आपको भी याद होगा शायद हम भी गए थे, कॉपी फौरन ही चेक होती थी जिस दिन
बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसी दिन शाम में कॉपी चेक हो रही है और मार्क्स अपलोड हो रहे हैं। तो एक स्टूडेंट थी सर, उसके 10th क्लास की मैं बात बता रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी 5 सब्जेक्ट, और 5 में से मैथ्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स, और मैथ्स में उसके 14 मार्क्स। तो यहाँ एक लॉजिक हमारी समझ में आ रहा है कि हो सकता है डिक्टेट करने वाले ने जो बोल रहा था कॉपी में से देख के उसने 40 बोला और सुनने वाले ने 14 लिखकर उसे सबमिट कर दिया। तो यहाँ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन उसके अलावा बच्चे कहते हैं कि नहीं, मैं तो 60 मार्क्स का करके आया था और यहाँ पे तो 58 आ गए और 57 आ गए। वो होता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कुछ ऐसा होता है। इस तरह तो की सर इतनी कोई इस चीज तरह है की कोई नहीं। चीज है नहीं। आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और ये मान के चलना है कि जितना शायद आप करके आए हैं उससे एक नंबर ज्यादा तो होगा उस कॉपी के कम अंदर, नहीं आ सकता। मगर उसके अंदर कोई भी नंबर कम नहीं हो सकता। तो आज हम इसको यहीं पर ही क्लोज करते हैं। सर ने बहुत ज्यादा अच्छे टिप्स दिए हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज जरूर करें आप लोग। उसमें एमसीक्यूज के बारे में सर ने बताया कि 24 एमसीक्यूज हैं। एक और चीज जो सर ने सर सबसे इसको स्टार्टिंग में बताई जी, 16+8। 16+8 24 एमसीक्यूज हैं। और सर ने एक और चीज बताई कि एक तो डरे नहीं सब्जेक्ट से, जैसे सारे सब्जेक्ट हैं वैसे ही फिजिक्स भी है। फिजिक्स कोई अलग से नहीं डेवलप किया गया है आप लोगों को फेल वेल करने के लिए, और सबसे ज्यादा पास हो जाते हैं फिजिक्स में सर। हो जाता है। और उसके बाद सर ने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें, और सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो फिर आप 21 तक चले जाएं, और नहीं तो कम टाइम है तो लास्ट 2 इयर्स के तो जरूर सैंपल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। और 3 आवर्स जरूर दें दिन में। 5 मार्क्स अटेम्प्ट करने के बारे में सर ने बताया कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, एमसीक्यू को लास्ट के लिए छोड़ें, क्योंकि वो जल्दी जल्दी भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, और नहीं आते हैं तो उसमें तुक्का मारा जा सकता है। ठीक है, ब्लैंक ना छोड़ के आए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें, मल्टीपल अटेम्प्ट, ओवर अटेम्प्ट नहीं करें, वरना ओए लिखकर उसे क्रॉस कर दिया जाता रिलेवेंट है। आंसर। इररिलेवेंट आंसर ना लिखें, बिल्कुल भी रिलेवेंट आंसर लिखें। अपने पास से कोई क्वेश्चन बना के मत लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन वो बोर्ड के पेपर में आए ये सारी चीजें मतलब यूजलेस हैं, अनलेस आपको कोई फायदा नहीं है इससे करने का। और एक दिन पहले के लिए खास तौर पर सर ने बताया कि डाइट अपनी सही से लें, जो खाते हैं वो खाए पिए, पेन पेपर अपने अपने एक्सेसरीज जरूर रेडी कर लें सारी। पेन्स हैं आपकी, एडमिट कार्ड है स्पेशली, एडमिट कार्ड की तो एक कॉपी घर पे जरूर रखें कि अगर वो कहीं मिस हो जाए तो आप घर से मंगवा सकें। ठीक है, और ओनली रिवीजन एक दिन पहले, फिर नया पढ़ना छोड़ दें, बिल्कुल स्टॉप, रुक जाएं और कुछ ना पढ़ें। बस उसके बाद फिर रिवीजन करना शुरू कर दें। ये रही आपकी 19 तारीख को आप ये करेंगे, और 28 को आप एग्जाम देके आए। इसके अलावा भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम एक वीडियो और आज से, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उन सिर्फ उन कमेंट्स के आंसर करने के लिए एक वीडियो बना देंगे। बिल्कुल सर। और थैंक यू सो मच सर, कुछ लास्ट नोट आप देना चाहें तो। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों से कि ऑल द बेस्ट, और घबराने वाली कोई बात नहीं है, और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें, एकदम कॉन्फिडेंट होकर के जाएं। और कोई भी नेगेटिव चीजों को अपने आसपास ना आने दें। कोई नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव रील आती है कि फिजिक्स ऐसा, या भैया दीदी बोले, तो उनसे घबराने वाली बात नहीं है, उनसे दूर रहें आप लोग। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, बेस्ट ऑफ लक, थैंक ऑल यू द सो मच। बेस्ट।